Good morning, student. Again, welcome in your bio class. So, we are continue the following chapter. It is the cell unit of the life, where we have read so many cellular organelles. Now, today's topic is what is the structure of cilia and flagella. Cell में जो cilia होते हैं छोटे छोटे से उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड एज सीलिया और सिंगल होता है तो वो फ्लैजला बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या है वी विल डिस्कस इन पॉइंट 8.5.8 cilia and flagella. Cilia actually it is singular form cilium और flagella it is flagellum. ठीक है सिंगुलर फॉर्म में फ्लैजला का सिंगुलर फॉर्म फ्लैजलम और सीलिया का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है सीलिया का सीलियम. इट इज़ हेयर लाइक आउटग्रोथ. कैसी है ये हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये कहाँ से निकल रही है सेल मेम्ब्रेन से. सीलिया इज स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स. मतलब इसके मूवमेंट्स में हेल्प करता है. जिन ऑर्गेनिजम्स में सीलिया होता है तो वो पूरे सीलिया एक साथ जैसे बोट का ओर होता है ना जिस साइड पर बोट ओर जाएगा उसी साइड पर बोट जो है आगे मूव करेगी उसी तरीके का बिहेवियर सीलिया का होता है. सीलिया आर स्मॉल structure which work like oars castings causing the movement of the either the cell or the surroundings fluid. ठीक है ये मतलब किस में हेल्प कर रहा मूवमेंट पर. फ्लैजला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट. क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन द सीलिया एंड फ्लैजला. तो फ्लैजला क्या है इट इज़ लॉन्गर और रिस्पॉन्सिबल ऑफ सेल मूवमेंट. द प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो पॉसेस फ्लैजला. प्रोकैरियोटिक सेल पे भी होता है बट देयर आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजला. मीन्स यहाँ पे क्लियर है कि प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजला और यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजला के स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट होता है. द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ द सीलियम और फ्लैजला शो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किससे कवर्ड अभी आपने रीड किया ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है. इट्स कोर कॉल्ड द एक्सोनेम. ठीक है ना एक्सोनेम. ठीक है टर्म्स दिया हुआ है. possess a number of microtubules running parallel to the लॉन्ग एक्सिस. ये फिगर देखिए यहाँ पर ये फिगर. ठीक है ये इसका स्ट्रक्चर है. दिस इज रेडियल स्पोक टर्म्स कहाँ पे यूज़ करते हो आप लोग बाइस्किल पर करते हो. ठीक है ना ये स्पोक्स है ये दिस वन ये जो निकले हैं. ठीक है और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये दो तरीके के माइक्रोट्यूब्यूल्स है पेरिफेरल और सेंट्रल. दिस वन इज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है और दिस वन इज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स हमेशा पेयर पर है. किस पर है पेयर पर. और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टेड है किससे इंटर इट इज़ कनेक्टेड विद कनेक्टेड हैं. और दो जो ये है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये भी कनेक्टेड है किसके थ्रू इंटरडाउटलेट्स ब्रिज. क्लियर. और ये सेंट्रल शीथ है. ये क्या है सेंट्रल शीथ जो कि सेंट्रल और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेपरेट करेगी. सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ basically it is the structure of internal structure of flagella और cilia. क्लियर. तो कौन सा पैटर्न होता है इसका 9+2. 9 का मतलब ये 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये 9+2 के पैटर्न पर रहते हैं. 9+2 मतलब 9 पेरिफेरल रीजन पर 2 सेंट्रल रीजन पर. 9+2 पैटर्न पर है. The central tubules are connected by bridges. yes see ये देखो ये है ब्रिज है. ये क्या है ब्रिज है BRIZ. ब्रिज से कनेक्टेड है. और जो पेरिफेरल है वो किससे कनेक्टेड है वो भी एक ब्रिज लाइक ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है. क्लियर. बेसिकली इनका वर्क आपको क्लियर हो गया कि मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं
There are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Both cilium and flagella emerge from centrioles-like structure called the basal body. ये एक क्या है ये फ्लैजलम इमर्ज विद द सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एनिमल सेल पर होता है. सेंट्रियोल्स क्लियर. इसको भी आज सेल डिवीजन में यूज़ होता है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है. अभी बताएंगे आपको, आगे क्लियर करेंगे. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला. नाउ सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स. यस, ये आपने रीड किया सेंट्रियोल्स. अब क्या डिफरेंस है दोनों में स्ट्रक्चर वाइज, आई जस्ट डिस्कस इट. Centrosome is a organelles usually containing two cylindrical structure called centrioles. Yes, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स. और सेल डिवीजन में ये दो में डिवाइड हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम. और सेल डिवीजन में डिवाइड होकर क्या फॉर्म कर लेता है, सेंट्रियोल्स, जो अपनी अपनी पोल पर चले जाते हैं, ठीक है. तो centrosome is a organelles usually containing two cylindrical structure called centrioles. They are surrounded by amorphous pericentriolar material. Both the centrioles is a centrosome lies perpendicular to each other. मतलब दोनों कैसे होते, both the centrioles in a centrosome lies perpendicular to the each order in reach in the organisms like a card wheel, ठीक है. एक यहाँ से जाता है, एक यहाँ से जाता है. दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन्स. किससे बन रहा है ये, ट्यूबुलिन प्रोटीन. क्लियर. ईच ऑफ द पेरिफेरल fibril are triplets. The adjacent triplets are also linked. The central part of the proximal regions of the centrioles is also proteinous and called a hub, ठीक है. तो दिस इज द सेंट्रियोल्स. अब आता है न्यूक्लियस, और बस इसका आपको फंक्शन वो करना है. स्पिंडल सेंट्रियोल्स फॉर्म द, सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शन है, सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया. बॉडी सीलिया की बेसल बॉडी फॉर्म करता है. और फ्लैजला की स्पिंडल फाइबर्स गिव्स राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन. एनिमल सेल में सेल डिवीजन के समय पर स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं ना. अभी आप लोग सेल डिवीजन में रीड करोगे ये, और बीच में ऐसे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है. तो ये दिस इज स्पिंडल. ये एक पोल है, ये एक पोल है. ये क्या है, स्पिंडल, ठीक है. तो ये स्पिंडल फॉर्मेशंस पर इसका काम क्या है, हेल्प करना. अब आता है न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. न्यूक्लियस इज द सेल ऑर्गेनेल्स इज फर्स्ट डिस्क्राइब रॉबर्ट ब्राउन. इसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन. लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस stained by the basic dyes and gives the name chromatin. बाद में जो फ्लेमिंग्स थे, साइंटिस्ट फ्लेमिंग्स, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको स्टेन किया. स्टेन करने का मतलब हम आपको एक क्लियर कर चुके हैं. स्टेन का मतलब होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में उसको क्लियर किया है. जो लैब मटेरियल से या डिफरेंट डाई यूज़ करने पर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो स्टेन हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज स्टेन. तो न्यूक्लियस स्टेन हो जाता है. न्यूक्लियस की प्रोटीन्स या न्यूक्लियस के कुछ इस तरीके के केमिकल हैं कि वो स्टेन हो जाता है, ठीक है. तो इसको फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने बेसिक डाई से उसको स्टेन किया और उसका नेम क्या रखा, क्रोमेटिन. न्यूक्लियस ना रख के उसको क्रोमेटिन, क्योंकि क्रोमेटिन ही उसमें क्या हो रहा था, स्टेन हो रहा था. द इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज स्टेज क्या है, व्हेन सेल आर इज नॉट डिवाइडिंग. जब सेल डिवाइड नहीं होती है और डिवाइड होने के लिए अपने को प्रिपेयर करती रहती है. दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेज. हैज़ हाईली एक्सटेंडेड. उस समय पर ये न्यूक्लियस बहुत क्लियर दिखाई देता है. तो न्यूक्लियस की स्टडी कब सबसे ज़्यादा होती है, इंटरफेज कंडीशन में. हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेट
न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। ये क्या है? एक न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स आर वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस के अंदर भी एक और स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। ये यदि एक है तो न्यूक्लियोलस, और बहुत सारे होंगे तो न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड मटेरियल, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट करने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ अ स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर एक कनेक्शंस है जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में होता है। क्लियर? तो these are the 4 points, basically 4 basic structure. First one is nucleoplasm, second one is nucleolus, third one is nuclear pore, fourth one is nuclear membrane. Clear? Basically क्या है? At the number of places and nuclear envelope is entrapped by a minute pore. ये entrapped कर रहा है, ठीक है, बीच में दोनों का connections इसमें होता है, which are formed by the functions of the fusions of the two membrane. These nuclear pore are the passages. अब इनका क्या function है? These nuclear pore are the passages through which movements of RNA and protein molecules takes place in the both direction between the nucleus and the cytoplasm. ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक किसका कनेक्शंस का काम कर रहा है। क्लियर? और ऐसा क्यों ज़रूरी होता है भी आप लोग रीड करोगे, क्लास 12th में है वो, प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत सारे आरएनए और डीएनए पास आउट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में, तो इन्हीं पोर के थ्रू ही पास आउट होते हैं। क्लियर? बाहर आते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस। अब जिस तरीके से सेल में न्यूक्लियस होता है वैसे ही न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस इज अ सेंटर और मेन स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर का जो मैट्रिक्स है इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे साइटोप्लाज्म, बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी न्यूक्लियर एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म इसको एक स्पेस प्रोवाइड करता है। द कॉन्टैक्ट ऑफ न्यूक्लियोलस इज अ कंटिन्यूस with the rest of the nucleoplasm. It is not a membrane bound structure. It is site of the active ribosomal RNA synthesis. Nucleolus क्या कर रहा है? The contents of the nucleolus is continuously with the rest of the nucleoplasm. ठीक है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म में है और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है, बट न्यूक्लियोलस इज not membrane bound structure, but nucleolus is a site for active ribosomal RNA activity synthesis. nucleolus का basically क्या है? ribosomal RNA synthesis करता है। larger and more numerous nucleoli are present in cell actively carry out protein synthesis, और protein synthesis में ये important है, तो this is called as nucleus. clear? अब न्यूक्लियस को के बाद आता है एक और टर्म क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस से ही न्यूक्लियस का ही स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, वेयर क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन न्यूक्लियस। तो क्रोमोसोम्स की भी स्टडी इन्हीं कंडीशंस पर होती है। क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या होता है? इंटरफेस कंडीशंस में क्रोमोसोम्स लूज और इनडिस्टिंक्ट होते हैं, जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स का नेटवर्क के फॉर्म पर होते हैं। बट क्रोमोसोम्स कब क्लियर दिखाई देता है? इट इज़ क्लियरली शोन ड्यूरिंग द प्रोफेस कंडीशन। प्रोफेस कंडीशन में क्रोमोसोम्स क्लियरली होते हैं, क्लियर होते हैं, शॉर्ट, कंडेंस्ड एंड क्लियरली अपीयर्ड। ठीक है, तो जिससे उनकी स्टडी का भी टाइम क्या होता है? प्रोफेस कंडीशंस पर। क्लियर? In place of cell show structure chromosomes in place of nucleus. Chromosomes contain
chromatin. Chromatin contains DNA or some basic protein called histone. क्रोमोसोम्स में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज डीएनए, सेकंड इज हिस्टोन. हिस्टोन वो प्रोटीन है जो कि डीएनए को और क्रोमोसोम्स को बाइंड अप करने का काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है. तो हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली बेसिक प्रोटीन है जो क्रोमेटिन पर है, और एक सम हिस्टोन प्रोटीन्स होती है और इट इज़ कॉल्ड एज आरएनए. ठीक है. तो हिस्टोन इज अ प्रोटीन. डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दीज आर द टू न्यूक्लिक एसिड इन सेल. सेल में यही दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को पास करते हैं. क्लियर. ह्यूमन सेल बेसिकली ह्यूमन सेल को, यदि ह्यूमन सेल की जो हिस्टोन प्रोटीन है और डीएनए है जो ह्यूमन सेल के अंदर, हर सेल के अंदर डीएनए है, उस डीएनए को लगभग यदि उसको ओपनली किया जाए, ठीक है ना, तो वो कितना होगा, 2 मीटर लॉन्ग. एक सेल जो कि इतनी ज़्यादा टाइनी है जिसको कि आप माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व कर सकते हो, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, उसके अंदर 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है. तो सोचो कि पैकेजिंग कैसी होती होगी. ठीक है. तो ये जो 2 मीटर लॉन्ग जो डीएनए का थ्रेड है, ये हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू ही वो एक न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड हो जाता है. ठीक है. सो डीएनए को और डिटेल हम लोग 12th क्लास में ही स्टडी करेंगे. ईच क्रोमोसोम्स एसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शंस और अ सेंट्रोमियर्स. जिस जगह पर क्रोमोसोम्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर्स. ये है सेंट्रोमियर्स. इसको काइनेटोकोर भी कहते हैं, और ये सेंट्रोमियर्स, ये यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है. सेंट्रोमियर्स और काइनेटोकोर. सेंट्रोमियर ऑन द वन साइड विच इज़ डिस्क शेप, ऊपर वाली साइड पर इसको सेंट्रोमियर्स कहेंगे, और बैक साइड पर एक काइनेटोकोर्स. तो सेंट्रोमियर्स और काइनेटोकोर, इट इज़ द सेम स्ट्रक्चर. ठीक है. सेंट्रोमियर्स होल्ड 2 क्रोमेटिड्स. ये सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, एक ये क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड्स. Centromeres hold 2 chromatids of chromosomes based of the position of the centromeres. Centromeres इस तरीके से 2 chromatids फॉर्म करता है. एक ये chromatids हो गया. ठीक है. और एक ये chromatids हो गया. और position of the centromeres, chromosomes are different, gives a different shape. ठीक है. इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये जो सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम्स डिफरेंट शेप के हो जाते हैं. ठीक है. तो ये कौन कौन से शेप का हो गया क्रोमोसोम्स? फर्स्ट वन इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, दिस वन इज मेटासेंट्रिक. क्रोमोसोम जो ये है सेंट्रोमियर से बिल्कुल सेंटर पर है. ठीक है. क्रोमोसोम्स में इस तरीके से सिचुएटेड है कि एक शॉर्ट आर्म बन गया, एक लॉन्ग आर्म बन गया. इट इज़ कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक. ठीक है. और जब मिडिल पीस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है तो, ठीक है ना, मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम्स, और एक इस तरीके से एक आर्म बनाता है ये. तो ये थर्ड वन कौन सा हो जाएगा? थर्ड वन, दिस वन, इट इज़ एसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक. ये क्या हो गया? टीलोसेंट्रिक. और ये दिस एसेंट्रिक, जब एकदम बाहर बाहर पहुंच जाता है, दिस वन एसेंट्रिक. तो देयर आर 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म ऑन द बेसिस और लोकेशंस ऑफ द सेंट्रोमियर. ठीक है. कभी कभी क्रोमोसोम्स के ऊपर एक नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शंस होता है. नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है. कॉन्स्टेंट लोकेशंस, दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट. ये सी, ये है सैटेलाइट.
तो सैटेलाइट की स्पेशलिटी क्या है? नॉन स्ट्रेंड मटेरियल। क्रोमोसोम्स पूरा स्ट्रेंड हो जाएगा बट सैटेलाइट स्ट्रेंड नहीं होगा, और जिस क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट है उसको सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहेंगे। ठीक है, तो दिस इज द व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट इज अ non staining secondary contractions as a constant locations in chromosomes is called satellite chromosomes. अब लास्ट टर्म्स है माइक्रोबॉडीज। सेल और माइक्रोबॉडीज क्या होती है? मैनी मेम्ब्रेनस बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, जो वेसिकल्स हैं माइन्यूट वेसिकल्स, it is called as microbodies. It's contain various enzymes are present both plants and animal. So student, here we have finished this particular chapter. It is very important. It was very important chapter, and in this chapter you will not leave even a single points of this particular chapter, क्योंकि आगे जाकर ये बेस चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो आप 12th में स्टडी करोगे, तो ये 12th का बेस पॉइंट है। सो आई थिंक स्टूडेंट होप you understood each and every topics. Thank you student, have a nice day.